और कौन-कौन जुड़ेगा, ऐसे 3 विषयों को लेकर हमने गत सप्ताह में चर्चा प्रारंभ की है। आज इन्हीं विषयों पर विशेष रूप से संकल्पना और स्वरूप पर चर्चा करनी है, परंतु साथ में मुझे ये भी लगता है कि कार्य योजना पर भी चर्चा होती रहे, तो संकल्पना और स्वरूप को ज़रा व्यावहारिक स्वरूप भी प्राप्त होगा। तो गत सप्ताह के मुद्दों को पुनः अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगती है मुझे। अगर किसी को लगती है तो थोड़ा-सा स्मरण करवा दें कि हमने किन मुद्दों पर गत सप्ताह में बात की थी और उसमें अब आज हम क्या जोड़ना चाहते हैं। अधिक विचार हमने किया है और इसलिए ये बातें ध्यान में आती हैं, ऐसा हम आज की चर्चा का स्वरूप रखेंगे। तो शुरू करें, कोई भी शुरू कर सकता है। हरिओम। हरिओम। जी तो आवाज तो हाँ, आ रही हाँ, है आपकी, हाँ। सभी सोच रहे हैं शायद। सभी सोच रहे हैं, अच्छा। मुझे लगता है सभा में मंच पर पहुंचने के बाद विचार शुरू नहीं होता है। हाँ जी। हम्म। 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 तो इसमें दो बातें ध्यान में आती हैं कि जैसे हम पुनरुत्थान विद्यापीठ का अंतरंग और बहिरंग परिचय से बात करते हैं, ऐसे ही राम विद्यापीठ का भी बने। राजेंद्र जी ने तो सभी बिंदु जो भी बोले, हाँ। उनके दो हिस्से हो सकते हैं कि एक जो अंतरंग स्वरूप कैसा है और बहिरंग स्वरूप कैसा है। हम्म। और बहिरंग में माने
देश पे क्या प्रभाव, राष्ट्र पे क्या प्रभाव रहेगा उस रूप में, या क्या कार्य रहेगा बाहर के लिए, और इंटरनल ऑपरेशंस या इंटरनल सोच या हमारा तत्व चिंतन कैसा है, हम किस दिशा में विद्यापीठ को लेके बढ़ेंगे, ऐसे करके भी जो हमारा संकल्पना पत्र हो उसके दो हिस्से हो सकते हैं कि अंतरंग स्वरूप और बहिरंग स्वरूप कैसा हो, वैसा वैसा भी एक मन में आ रहा है। बहिरंग स्वरूप का अर्थ होता है कार्यक्रमों का आयोजन करना, उसमें बाहर के लोगों को जोड़ना, उसके लिए उनका संपर्क करना, ऐसे हमारा नेटवर्क बढ़ाना, और इसके लिए जो जो भी आवश्यक है ऐसी साधन सामग्री जुटाकर एक व्यवस्था निर्माण करना, एक कार्य योजना ऐसी तैयार करना जो बहिर्मुखी हो। बहिर्मुखी माने बाहर विद्वानों के क्षेत्र में और लोक के क्षेत्र में पहुंचने का एक मार्ग तैयार हो। ये तो हमारा बहिरंग विस्तार हुआ, बहिरंग व्यवस्था हुई। अंतरंग व्यवस्था या अंतरंग आयाम किसको कहते हैं? तो अपना ही विचार दृढ़ करना, अपने ही विचार को और समृद्ध बनाना, अपने ही विचार को और प्रभावी बनाना, अपने ही विचार को परिष्कृत करते रहना, और इस अपने ही विचार में समरस होकर जुड़ सके ऐसे लोगों को साथ में जोड़कर वादे वादे जायते तत्वबोधः, तत्वबोध हमारा बढ़ता जाए, और उस तत्व को व्यवहार में परिणत करने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया भी हमारी सुनिश्चित और प्रभावी हो। इसको तो कहेंगे अंतरंग परिचय, अंतरंग आयाम। ऐसे अंतरंग क्षेत्र में और बहिरंग क्षेत्र में क्रमशः बढ़ते जाना, क्रमशः उसमें वृद्धि होते जाना, ये तो हमारे कार्य का और स्वरूप का विस्तार रहेगा। तो एक स्तर तक हमें दोनों ही प्रकार से विस्तार करना होगा। जो भी राम विद्यापीठ बनेगा उसे इन दोनों आयामों में अपना कार्यक्षेत्र बनाना होगा, ऐसा आपके कहने का तात्पर्य है, ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ, तो इतना डिटेल में नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। हाँ जी, और कोई? तो इसमें तो मैंने, अगर हम योजना की बात करें तो पहला स्टेप तो ये संकल्पना पत्र बनाना ही है। ये संकल्पना पत्र, हाँ ये संकल्पना पत्र मैंने, ये 2 पत्रों में रहे या 1 पत्र में रहे वो तो देखेंगे, लेकिन इसका कंटेंट तो हमको तैयार करना है। तो ये जो कंटेंट तैयार करना है, मुझे लगता है हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए कि ये कंटेंट तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगी। मैंने हम कुछ लोग यहाँ अभी जैसे ये बैठक में जुड़े हुए हैं, इसमें मैंने सभी लोग अपना अपना एक आयाम पकड़ के उसमें थोड़ा चिंतन करेंगे, या सभी लोग सभी तरह का चिंतन करके फिर मैंने उस पर थोड़ा विश्लेषण संश्लेषण करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस रूप में हमारे करणीय कार्य क्या होंगे उस दिशा में, और किस स्वरूप के होंगे, उस बात पे हमको चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि संकल्पना पत्र लिखना और उसको राम जन्मभूमि न्यास को जाके सबमिट करना, ये तो प्रोसेस हमको करना ही पड़ेगा। और इसमें जब तक क्लैरिटी नहीं होगी और इसकी टाइमलाइन नहीं होगी, तब तक तो आगे कोई भी बात नहीं बढ़ेगी हमारी, नहीं बढ़ेगी। हाँ सही बात है। इसलिए इसके 2 स्वरूप हैं, एक संकल्पना पत्र तैयार करना और उसके
उसके बिंदु क्या-क्या होंगे, इसके कंटेंट क्या-क्या होंगे, इस पर निश्चित होना और दूसरा इसको कहाँ तक पहुँचाना, ये किन-किन को देना और उनके अभिप्राय, अभिमत आमंत्रित करना। उन अभिमतों को प्राप्त करने के बाद अपना जो संकल्पना पत्र है, उसको ठीक करना। अगर कुछ जोड़ने जैसा लगता है तो उसमें जोड़ना, कुछ बदलने जैसा लगता है तो कुछ बदलना, अर्थात अपने संकल्पना पत्र को ही अधिक परिष्कृत, अधिक अच्छा, अधिक सही बनाना, ये एक काम हुआ। इसके लिए भी कौन-कौन लोगों को हम जोड़ सकते हैं, इसकी एक सूची बनाना और फिर उसकी कार्य योजना तैयार करना। यही ये 3 आयाम। अब ये सारे काम भी हम कितने समय में करेंगे, कौन-कौन करेगा, क्या-क्या करेगा, इसकी आंतरिक व्यवस्था हमको बिठाना। यही व्यावहारिक दृष्टि से करणीय कार्य है। तो संकल्पना पर ही अगर हम ड्वेल करते हैं, तो पहली बात है कि ये विद्यापीठ है, किसको शिक्षा देगा? तो फिर 1, 2, 3, 4 ऐसा हम कह सकते हैं कि ये किसके लिए होगा? इसमें इसमें आचार्य कौन होंगे? छात्र कौन होंगे? क्या आचार्य और छात्र की विभिन्न श्रेणियाँ होंगी? ऐसे हम बिंदु, उपबिंदु करते-करते हमारी संकल्पना को स्पष्ट करते जा सकते हैं। तो भाई ये विद्या इसमें हाँ, हाँ। इसमें मुझे एक पहलू और लगता है कि इसका अभी हमारे को लिखने से पहले हुँ, थोड़ा इसके जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, उसपे थोड़ा और हुँ, हाँ, ऐसे बैठक हमें करनी हाँ, चाहिए कि हाँ, इसकी रूपरेखा लगेगी कैसे, दिखेगी कैसी? हाँ, और ठीक बात। हाँ, और हुँ, एक तो एलिमेंट जैसा आप बता ही रहे हैं कि इसके आचार्यों के जो पहलू है, हुँ, दूसरा है हाँ, इसका हुँ, हाँ, इसका जो दिनचर्या कैसी होगी, इसकी हाँ, अ, हाँ, इसके पाठ्यक्रम की का कैसे उसके ऊपर चिंतन, थोड़ा इसका हाँ, हाँ, पद्धति के ऊपर चिंतन, थोड़ा ये सब हाँ, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, हमको हाँ, लिखने हाँ, के लिए हाँ, मटेरियल ही उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, ठीक बात है। इसलिए हम बिंदुओं में इसको पहले तो बिंदुओं के रूप में निरूपित करते हैं और इस प्रकार से बिंदु बनाना कि समग्र विचार उसमें समाहित हो जाए। जैसे एकाध कोई आयाम लेकर उसके बिंदु बनाए, फिर उसका विस्तार करने लगे और उसका अधिक विस्तार करने लगे और उसको पूर्ण किया, ऐसे नहीं होगा ना ये। ये तो समग्रता में ही एक साथ विचार होता है तो सभी जी, आयामों को पहले तो लिखना कि कितने आयाम हैं इसके, तो इसका एक शैक्षिक आयाम है, दूसरा व्यवस्थात्मक आयाम है, तीसरा विस्तार और योजनात्मक आयाम है। जो उसका ही एक समय नियोजन है, कार्य नियोजन है। ऐसे इसके विविध आयामों को पहले लिखना। ताकि एक समग्र चित्र अपने सामने प्रस्तुत हो। तो हमने गत बैठक में भी यही बात की थी कि पहले समग्रता में विचार करना ये सबसे पहली आवश्यकता है और प्रारंभ होगा उसका लघु रूप। एकदम लघु रूप पहले आएगा, वो चाहे कितना भी लघु हो, वह होगा समग्र। लघु माने एकांगी नहीं, लघु माने पूर्ण। परंतु वह लघु है, केवल बिंदु हैं, केवल उसके सूत्र हैं। ऐसे लघु रूप में भी समग्रता में विचार करना। फिर इसी समग्रता में लघु रूप का विस्तार करते जाना। ये हमारी अभी निरूपण की और विचार करने की पद्धति रहेगी। जी ताई। हाँ, एक्चुअली संकल्पना जैसे मनु जी बोल रहे हैं संकल्पना पत्र हाँ, का वो तो होना हाँ, ही होना है। हाँ, वो संकल्पना पहले स्पष्ट हो हाँ, हमारे मन हाँ, के अंदर हाँ, कि ये है हाँ, क्या संकल्पना? हाँ, और हाँ, जैसे आप हाँ, बता रहे हैं कि उसका समग्रता का जो स्वरूप है हाँ, मतलब वो हाँ, है क्या? हाँ, और फिर हम लिखने में उतरेंगे तो उसमें थोड़ा एक
मुझे लग रहा है दम रहेगा कि जी, हाँ, अब हाँ, इसको एक हाँ, ब्रॉड रूप में अगर हम देखें, अभी हुँ, हमने पिछले बैठक में ये चिंतन करी थी कि हम इसको हुँ। जो ये अयोध्या में कौन-सी संस्थान है ताई जिसको हम ये देंगे? हाँ, श्री राम न्यास जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। न्यास को देंगे ना, तो हुँ, हुँ, उनको हम ये 2 स्टेप्स में देंगे या एक ही स्टेप में देंगे, ये हम एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था हुँ, कि एक तो बहुत विस्तार वाली जो डिटेल वाला एक पत्रक रहेगा या हुँ, संकल्पना का विस्तार रहेगा, उसमें हुँ, समय लग हुँ। सकता है। हाँ, एक होता है संक्षेप में लघु, जैसे आप हुँ, बता रहे हैं हुँ, कि हाँ, छोटे में हाँ, ताकि एटलीस्ट उनको इंटरेस्ट तो उनका जागृत हो हुँ, और फिर हम समय लेके दूसरे पे भी बात कर सकते हैं। हुँ। ऐसी अप्रोच ठीक रहेगी या हम सीधे ही एक पूरा बड़ा संकल्पना पत्र डिटेल्ड वाला ही देंगे? कैसा आपको ठीक लगता है ताई? भाई मैं हाँ, रखूं क्या एक बात? हाँ, हाँ, बोलो। मैं तो पिछले 5-7 दिनों से ये चिंतन चल रहा है कि जैसे हाँ, ये हम चाहते हैं कि हमें करना है, तो इसका हुँ, एक संकल्प तो हम मौखिक रूप से वहाँ अयोध्या में लेकर आए ही हैं रामार्पण के हुँ, रूप में। वो हुँ, सहजता से आया था। तो एक हुँ, तो उसका संकल्प पत्र और एक हुँ, इसका संकल्पना पत्र जिसमें इसके सिद्धांत इसका हाँ, हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ये हुँ, धर्मदंड की शिक्षा के हुँ, माध्यम से स्थापना हो और बाकी हाँ, सारे जितने भी हाँ, देश ही नहीं अपितु विश्व की व्यवस्थाओं के लिए जो हाँ, मूल चिंतन है वो अपने इस हाँ, विद्यापीठ से निकले। हुँ, तो ऐसा हुँ, संकल्पना पत्र ये आने वाली हुँ, रामनवमी को भगवान रामलला के चरणों में हम अर्पित करके आ सकते हैं क्या? तो वो भगवान अपने आप हमारे को शक्ति हाँ, सामर्थ्य देंगे जिसके हाँ, अनुरूप हम विस्तार विस्तार रूप में इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका तो वर्ष भर में हम लोग भी चिंतन करेंगे और हाँ, हमारे साथ में इस पर हाँ, काम करने वाले और लोगों का भी बड़ा हाँ, दल बनाना पड़ेगा। उन लोगों हाँ, के साथ में हमारा संवाद का स्तर कैसा रहेगा, क्या-क्या हाँ, रहेंगे, उसके मुख्य हुँ, चिंतन के बिंदु क्या रहेंगे, उसके हुँ, ऊपर हम अगर स्पष्ट नहीं हुए, तो उनके हुँ, माध्यम से भी हम कोई एक स्पष्ट स्वरूप नहीं बना पाएँगे। तो हमारे हाँ, मूल सिद्धांत जो हमने अभी ग्रंथमाला के माध्यम से सीखे हैं और अब तो नियमित रूप से रहते हैं, तो जो स्पष्टताएं हमारी बनी है उसके साथ में कोई समझौता किए बिना और हाँ, उसका विस्तार रूप मतलब प्रकटीकरण लघु रूप और विस्तार रूप दोनों के लिए हुँ, पूरे वर्ष भर हुँ, में परियोजना बना करके हुँ, 1 वर्ष का दिन तय करें या जो भी है, तो उस पूरी हुँ, परियोजना को एक तो संकल्पना हो गई, एक पूरी हाँ, परियोजना हो गई। तो वर्ष हाँ, भर में परियोजना बना करके उसको हाँ, भगवान राम को अर्पित करके और फिर उसको कार्य प्रारंभ करना, ऐसा कुछ हो हाँ, सकता है क्या ताई? ऐसा हाँ, मन में आ रहा था। ये 3 बातें हुई, 3 मुद्दे हुए, 3 स्तर हुए। संकल्प, दूसरा संकल्पना और तीसरा परियोजना। ऐसे 3 स्तर हुए। इसी को लघु, थोड़ा बड़ा और बड़ा, ऐसे पूरे लघु रूप को विस्तार करते जाना ये रहेगा। हाँ, ये बात भी सही है। ऐसे ही हमारे किसी भी विचार का और कार्य का विस्तार होता है। ये इसको कहते हैं कि जैविक पद्धति से ऑर्गेनिक जिसको विस्तार कहते हैं, वो यही होता है। जैसे बीज होता है, वो भी अपने आप में संपूर्ण वृक्ष होता है, परंतु वह लघु रूप है। उसके बाद जो अंकुर फूटता है, वो भी संभवित पूर्ण ही है, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसका विस्तार होने लगा। ऐसे सारे तना, शाखाएँ, शाखाओं पर, प्रत्येक शाखा पर फिर पत्र आने लगते हैं, फिर प्रत्येक उपशाखाएँ भी उसमें से निकलती रहती हैं और फिर उसके ऊपर भी पत्ते और फिर संपूर्ण वृक्ष पर फूल आने लगते हैं। संपूर्ण वृक्ष पर
सभी टहनियों पर, सभी शाखाओं प्रशाखाओं पर फल आने लगते हैं। उन फलों का आकार भी सबका समान ही होता है, संख्या ही उसकी बढ़ती रहती है, बाकी स्वरूप तो उसका वही रहता है। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्योंकि उन सब का जीवन रस तो एक ही होता है, परंतु जिस भी स्तर पर हो वह पूर्ण होता है। अभी ये प्राण शक्ति इतनी कम है, इतनी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। रस इतना कम है, इतना ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। तो विद्यापीठ की संकल्पना का विस्तार भी, माने संकल्प, संकल्पना और परियोजना, उसका विस्तार भी इसी प्रकार से ऑर्गेनिक स्वरूप का बनना चाहिए। ये तो हमारा अंतरंग आयाम हुआ कि ऑर्गेनिक स्वरूप में इसका विस्तार करना, जोड़ कर किसी एक यंत्र को बनाने जैसा यह नहीं है। ये हमको गृहीत मानकर चलना चाहिए। तो और एक प्रश्न पर हमको विचार ये करना चाहिए कि हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के समक्ष यह प्रस्ताव रखेंगे, ऐसा हमने गत बैठक में तो कहा था और हम मानते थे, परंतु इस पर पुनः विचार तो किया जा सकता है कि करने वाले कौन होंगे। ये सिद्धांत ऐसा है कि ये करना और करवाना ऐसे दो भाग तो नहीं रहते, करने वाले और करवाने वाले अलग लोग नहीं रहते। तो इस पर भी विचार करना कि ये करेगा कौन, जो भी करेगा कौन मने करेगा। भाई? हाँ, करेगा कौन मने? हमने ये बोला था, हमने ये सोचा था कि हाँ, उस क्षेत्र में हम बना रहे हैं तो तीर्थ जो जो न्यास है उनके हाँ, साथ भी बातचीत करके उनके माध्यम से बनाना है। तो इसमें एक तो न्यास की भूमिका है, एक उन लोगों की भूमिका है जो ये पत्र में अपना विचार देंगे, और हम्म, एक वो लोग हैं जो इस विचार को न्यास के साथ जोड़ेंगे, हम्म, और फिर एक एक सेट वो लोगों का है जो माने आगे बढ़ते मामला आगे बढ़ता है तो हम्म, इसमें माने एक टास्क फोर्स जैसा जो जो एक्चुअल हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में काम करेगा वो लोग रहेंगे। तो हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि करेगा कौन, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वही मुझे जो समझो, हमने राम विद्यापीठ की संकल्पना प्रस्तुत की जी और ये स्वीकृत हो गई। मैंने स्वीकृत होना माने क्या होना, किसके द्वारा स्वीकृत, कितने लोगों या संगठनों के द्वारा स्वीकृत, कितनी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत। तो स्वीकृत किसके द्वारा होना है, फिर हम्म, करना है तो प्रत्यक्ष, जैसे विद्यापीठ शुरू करना है तो शुरू करने वाले कौन होंगे? न्यास होगा, विद्यापीठ होगा, या जिन जिन का इसमें सहभाग है वे सारे होंगे। उसकी एक बॉडी कैसे बनेगी, संस्था कौन होगी, कर प्रेरित कौन करेगा और कार्य कौन करेगा। ये जो करने करवाने वाला सिस्टम है, जिसके साथ बेसिकली अपनी स्वायत्तता का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हमको विचार तो करना होगा कि करेगा कौन। अगर हम माने पिछली बैठक में बात हुई, उसी को मैं अधिक परिष्कृत करने के लिए कह रही हूँ कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की भूमिका क्या रहेगी, ताई इसमें पुनरुत्थान विद्यापीठ की भूमिका क्या रहेगी, जी और सही, किन्हीं संस्थाओं को हम जोड़ते तो उनकी भूमिका क्या रहेगी। हाँ, आप मुनीत जी कहिए। इसमें मेरे मन में तो कोई संशय नहीं है, जिसकी संकल्पना है उसी को ही करना होता है। हाँ, हाँ, क्योंकि बीज उसी भूमि में अंकुरित होगा जहाँ पर उसको बोया गया है। हाँ, तो क्योंकि बीज यहाँ से जा रहा है, हम्म, तो पौधा भी यहीं से और पेड़ भी यहीं से ही आना चाहिए। हाँ, अ, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हम राम जन्मभूमि न्यास को ये उनके सहयोग के लिए हम उनको ये संकल्पना दे रहे हैं, पत्र हाँ, दे रहे हैं।
हाँ, पर उनकी विजन को परिवर्तन करने के लिए तो नहीं दे सकते, नहीं ले क्योंकि सकते। उनकी अपनी अपनी योजनाएं होंगी, अपनी दिशा होगी। हाँ, तो कदाचित ये संकल्पना पत्र पढ़ के उनको ये जरूर ये तो करणीय कार्य है, आप हाँ, करिए करके, हाँ, और हमें वो सपोर्ट दे सकते हैं। और हाँ, राम जन्मभूमि न्यास जो है, हम्म, कदाचित शिक्षा उनका मुख्य बिंदु रहेगा भी नहीं, तो वो कैसे करेंगे इसको? हाँ, सही बात है, सही तो बात ये है। उसी को ही करना है जिसके लिए शिक्षा मुख्य बिंदु है, और हाँ, उसी की ही ये आगे आने वाले समय की पार्श्वभूमि रहनी चाहिए, बननी हाँ, चाहिए, क्योंकि उसके हृदय हम्म, में हम्म, ये काफ़ी गहरे से हाँ, रहेगा, तो ज़िम्मेदारी उसी को लेनी है जिसके हृदय से ये अंकुरित हुआ। हाँ, हाँ। तो ये भी है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अथवा उसके जैसे अन्य न्यास, अन्य संस्थाएं, अन्य संगठन, अन्य व्यक्ति, ये सारे सहयोगी बन सकते हैं और उनकी अपनी रुचि बनी और वे समरस होना चाहते हैं तो सहभागी बन सकते हैं। परंतु मुख्य जवाबदारी जिसको कहते हैं वो तो पुनरुत्थान विद्यापीठ की रहेगी। ये तो मुझे लगता है कि अंडरस्टूड होना चाहिए। जी। अगर ऐसा अंडरस्टूड नहीं रहा तो करने और करने वाली स्थिति पर या उस विचार पर हम जा रहे हैं ऐसा होगा तो किसी भी क्षेत्र में स्वायत्त समाज में करने वाला और करवाने वाला ऐसा सिस्टम नहीं होता। करने वाला ही करवाने वाला होता है, करवाने वाला स्वयं करने वाला ही होता है। उसी को तो हम स्वायत्त शिक्षा क्षेत्र और स्वायत्त समाज कहते हैं कि जहाँ ऐसे दो प्रकार नहीं होते। आज के समाज की स्थिति करवाने वाले में विभाजित हो गई है, विभक्त हो गई है। इसलिए वो कस्टमर वेंडर का भी मॉडल आया है, इसलिए वो मालिक और नौकर का, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का सिस्टम आया है, इसीलिए मालिक और मजदूर का सिस्टम आया है। तो इसमें हायर एंड फायर का सिस्टम आया है। इसको मूलतः भारतीय बनाने के लिए करने वाला करवाने वाला एक ही हो, इसके ऊपर हमें टिक कर रहना पड़ेगा। कल ही मनु और मैं इस पे बात कर रहे थे ताई, हाँ, मनु हाँ, जी और हमारी एक हाँ, विषय को लेके चिंतन हो रहा हाँ, था। हाँ, एक्चुअली ये बात सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है ताई, पर इसकी हम्म, अनुभूति जो है वो बहुत गहरी होती हाँ, है। हाँ, क्योंकि इस जब तक हम इसको इंटीग्रेटेड वे में अंदर नहीं देख पाएंगे या समझ हम्म, पाएंगे इस बिंदु को, हम्म, तब हम्म, तक हम गड़बड़ करते रहेंगे। ये मैं हाँ, इस विषय पे हमारी बात हो रही थी। उदाहरण रूप में हाँ, अ, ह अ, इ अगर हम मान लीजिए हमने शुरू भी किया, हम ही हाँ, लोगों ने शुरू किया, फिर हाँ, भी अगर हम टीचर हायरिंग वाले हाँ, पहलू पे चले हाँ, गए, वो चले भी गए, गड़बड़ हो गया, वो भी वो भी गड़बड़ हो गड़बड़ हो गया। गई। हाँ, हाँ, भले ही शुरू वही, हमने किया, हम्म, तो जो हम्म, आचार्य आचा आचार्य भी इसमें जो जुड़ेंगे बाद में आने वाले समय में, हम्म, वो जुड़ने की प्रक्रिया में भी जो सूक्ष्मता से विचार होना है, वो बहुत हाँ, महत्वपूर्ण है। हाँ, 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 हर आचार्य को भी इसका हम्म, भाग, इसका इसका हम्म, सहभागी होने का, स्वायत्त होने का हाँ, अनुभव होना चाहिए। होना चाहिए, जैसे कि हमें इसकी रचना का, स्वायत्त होने का और सहभागी होने का अनुभव है, उसी प्रकार हर हम्म, आचार्य को भी वही फीलिंग होनी चाहिए। होना चाहिए, हाँ, उसकी वो सूक्ष्मता कैसी होगी, उस पे विचार हाँ, करना बहुत आवश्यक हाँ, उसी को ऑर्गेनिक ग्रोथ कहेंगे, ऑर्गेनिक विस्तार भी कहेंगे कि जो भी है वो समरस होता जा रहा है और है। जी, समरसता का ही विस्तार होता जाए। उसी को सही में वृद्धि कहते हैं, उसी को सही में विकास कहते हैं। जी, बिना समरसता के विकास नहीं होगा, बिना विकास के विस्तार भी नहीं हो सकता। जीवन रस जितना अधिक पुष्ट करने वाला होगा उतना अधिक विस्तार भी होगा, नहीं तो विस्तार भी यांत्रिक हो जाएगा और हम फिर आज के मॉडल में फंस फँस जाएंगे। जाएँगे, फँस हाँ, जाएँगे। और इसीलिए
जैसे आप बता रहे हैं कि अगर इसको बहुत सहज होना है और बहुत इसके विस्तार को बहुत ऑर्गेनिक होना है, तो इसका मतलब है कि इसको सिर्फ एजुकेशन के पहलू में हम नहीं पकड़ पाएंगे, इसको सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन तीनों डायमेंशन में पकड़ना आवश्यक रहेगा, क्योंकि वही जब तक समृद्धि और संस्कृति दोनों साथ में जुड़ के नहीं आएंगे, तब तक ये सहजता हम नहीं देख पाएंगे ताई इस प्रयास में। तो इसीलिए इसके सामाजिक आर्थिक, क्योंकि एक समरस कब होता है, जब समाज के साथ में इंटीग्रेटेड कुछ मॉडल होता है, तो लोग समाज से इसको अपनाते हैं, अरे ये तो मेरा ही है, मुझे इसमें हायरिंग और फायरिंग वाला सिस्टम नहीं होगा फिर। नहीं होता। तो हाँ, तो ये चिंतन होना इसमें आवश्यक है कि ये तीनों डायमेंशन को इंटीग्रेट करके एक यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, क्योंकि आज तक वो मॉडल हम खो बैठे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज का मॉडल था जहाँ आर्थिक पूरी जो यूनिवर्सिटीज चलती थी वो समाज के साथ में ही चलती थी, इंटीग्रेटेड वे में चलती थी। आचार्य भी वैसे ही आते थे कि मेरा है ये करके, उस भावना से। और उसकी एक प्रक्रिया रहेगी ऑफ कोर्स कि कैसे आचार्य उसमें नियुक्त होंगे या कैसे आचार्य उसमें जुड़ेंगे, कौन सी विद्वत परिषद होगी, किस, वो सब तो डिटेलिंग है। पर ये तीनों डायमेंशन में मुझे लगता है चिंतन करना आवश्यक है। जी जी जी। हाँ, ताई और अभी मुनीर जी कह रहे थे तो एक बात ध्यान में आई कि जैसे हम प्रकल्प वशिष्ठ की बात कर रहे थे, तो राम को निर्माण करने वाले, राम जैसे मनुष्य देश में निर्माण हो तो उसको निर्माण करने वाले तो वशिष्ठ ही होंगे। तो हमारा वशिष्ठ गुरुकुलम इस राम विद्यापीठ का पहला स्टेप यही होगा कि इनके माध्यम से ऐसे हमारे आचार्य रहे, तो वो इसका सबसे प्रारंभ में तो चिंतन करने वाले लोग कि भाई प्रकल्प वशिष्ठ में कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, और उसके बाद में उसको साकार रूप में लेकर के आना, और फिर यह जो हमारी वशिष्ठों की टोली बनेगी वह मिलकर के ऐसे राम तैयार करें। ये तो इसका मुनीर जी की बात से मुझे एकदम ही वो हम पूर्व में जो चिंतन कर रहे थे उसको आपस में बहुत अच्छे से संबंध स्थापित हो रहा है इसका तो। और हमारे मन में नाम भी हमारे मन में वशिष्ठ ही आया था, उसका आपने चिंतन जो किया था वो यही किया था। तो इसकी वो यूं लगता है कि जो हमारा चिंतन है वो उस दिशा में पहले ही प्रारंभ हो चुका है, और तो वो हम तो काफी उस पर कसरत कर चुके हैं। तो ये तो बड़ा बड़ा अच्छा स्वरूप आ रहा है मुनीर जी। हाँ, मुनीर जी ने जो कहा तो उससे मैं बहुत कोरिलेट कर पाया इस चीज को। और कोई एक जो इसमें जब भी हम किसी गुरुकुल या विद्यापीठ की संकल्पना करते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि करेगा कौन करके, और पुनरुत्थान ने ही इसका बीड़ा उठाना है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो हम ये तो बोलते हैं कि मैंने जिसने सोचना है और करना और करवाने वाला एक ही होना है, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें एक नाम तो होना ही चाहिए कि जैसे कोई भी विद्या क्षेत्र में भी आता है कि हमको गुरुकुल खोलना है, तो सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कि आप खोल रहे हैं क्या? आप चला रहे हैं क्या? और इसमें मैंने एक नाम तो रहना है कि जो उस विद्यापीठ को हेड करेगा, जो मैंने एक रूप में कुलपति रहेगा। तो जब हम पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में तो मैंने इंदु ताई उसकी कुलपति रहेंगी ऐसा करके मन में है। मैं बस रखना ही चाह रहा था कि ऐसा ही है और ऐसा ही पकड़ के चल रहे हैं, और बाकी जो टीम बनेगी वो उनके अंडर में बनेगी, और जो जिस स्वरूप की तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं उसका। अभी जो तीनों ने बताया हमारे सामने टू फॉल बैक अपॉन, ये हमारे सामने मॉडल क्या क्या हैं। तो एक तो गुरुकुल का मॉडल है कि जो गुरु
कुलपति, फिर आचार्य और छात्र, यही सब मिलकर गुरुकुल बनता है। बाकी सब लोग सहयोगी होंगे, ये ठीक है, लेकिन ये तीनों ही मिलकर गुरुकुल चलाते हैं। तो एक तो मॉडल हमारे सामने गुरुकुलों का है, और इसके लिए कई गुरुकुल हमारे सामने हैं। माने कण्व मुनि का, सांदीपनि ऋषि का, वाल्मीकि का, वशिष्ठ का, अत्रि का, भारद्वाज का, ये सारे गुरुकुलों के मॉडल हमारे सामने हैं, जिनको आश्रम भी कहा जाता था। ये तो एक हुआ। दूसरा मॉडल हमारे सामने कुटुंब व्यवस्था का है कि कुटुंब में भी संख्या में वृद्धि होती जाती है, विस्तार होता जाता है, वंश परंपरा बनती जाती है। 1 से 4 भाई भी बनते हैं, भाई के भी और संतानें मिलकर और विस्तार होता जाता है। उसका एक सूत्र रहता है। तो एक सूत्र रहता है बड़ा ही भौतिक, जिसको कहेंगे रक्त संबंध, परंतु दूसरा जो सूक्ष्म संबंध सूत्र रहता है वो है भावना, कुटुंब भावना, माने आत्मीयता। तो ये कुटुंब भावना का जो सूत्र है और उसके आधार पर बना कुटुंब का मॉडल है, वो हमारी समाज व्यवस्था में सर्वत्र व्याप्त है। रक्त संबंध और भावात्मक संबंध, जिसको हम आत्मीयता के संबंध कहते हैं, एकात्म संबंध कहते हैं, वो तो संपूर्ण समाज व्यवस्था में ये कुटुंब के संबंध ही तो व्याप्त है, उसको आधार लेकर ही बनाया गया है। जैसे राजा और प्रजा, पिता पुत्र हैं, किसान और अन्न के उपभोक्ता, ये सब पिता और पुत्र ही हैं। गुरु और शिष्य भी पिता पुत्र हैं। ऐसे ये कुटुंब का एक मॉडल है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ का उदाहरण है, और गुरुकुल का मॉडल है जो व्यवस्था का, माने कुटुंब भावना पर आधारित व्यवस्था का मॉडल है, जो राज्य व्यवस्था को निर्देशित करता है, अर्थव्यवस्था को निर्देशित करता है, धर्म व्यवस्था को भी निर्देशित करता है या उसका संचालन भी करता है, उसकी परंपरा बनाने की भी व्यवस्था करता है। ऐसे ये 2 मॉडल हमारे सामने हैं। और मॉडल के रूप में अगर कहें तो तक्षशिला जैसे बहुत बड़े बड़े संस्थान भी सामने मॉडल के रूप में हैं। और फिर हमारे जो आज की अगर बात करें तो संगठन की व्यवस्था है, वो भी हमारे सामने है। तो हमें इस निमित्त से पहले ये गुरुकुल मॉडल क्या है, उसका बहिस्तत्व और अंतस्तत्व क्या है, कुटुंब का मॉडल क्या है, उसका बहिस्तत्व और अंतस्तत्व क्या है, गुरुकुल का मॉडल और कुटुंब का मॉडल, इसमें साम्य क्या है, अंतर क्या है, फिर संगठनात्मक मॉडल क्या है, फिर विद्यापीठ नाम की जो संस्था है उसका भौतिक स्वरूप क्या है, शैक्षिक स्वरूप क्या है, ज्ञानात्मक स्वरूप क्या है, और समाज जीवन को निर्देशित करने की, नियमन में रखने की क्षमता उसमें कहाँ से और कैसे आती है, इसके कारक तत्व, इसका दायित्व किसका बनता है, इसका अधिकार किसका बनता है, और दायित्व और अधिकार दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू कैसे बनते जाते हैं, इस पर हमको पहले चिंतन करना होगा। यह चिंतन मंथन का स्वरूप भी ले सकता है। इसके लिए अगर हमारा थोड़ा समय जाए भी तो ये अत्यंत सार्थक होगा। और इस निमित्त से याज्ञवल्क्य, भृगु और श्वेत केतु गट का ग्रंथमाला आधारित परंतु इतने व्यापक संदर्भ में अध्ययन चलेगा। इसलिए ये अध्ययन योजना का एक हिस्सा है। ये हमारा अध्ययन सत्र ही चल रहा है इस निमित्त से। ऐसा क्या आपको नहीं लगता? ये राम विद्यापीठ तो एक निमित्त है। हम श्वेत केतु, भृगु, याज्ञवल्क्य गट का अध्ययन कार्य कर रहे हैं।
जी ताई। ताई इसमें शंकराचार्य का मॉडल भी हम सोच सकते हैं, हाँ जो हाँ उन्होंने हाँ चार चार हम्म पीठों की हम्म स्थापना करी, तो हम्म वो भी एक मॉडल रहा है, वो भी हम देख हाँ सकते हैं। हाँ वह वह भी ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक नमूना है, परंतु अगर इतिहास देखें और आज का स्वरूप देखें तो ऑर्गेनिक कब इनऑर्गेनिक हो गया, इसका थोड़ा परीक्षण करने की आवश्यकता भी लगेगी। तो इस बहाने से हमको ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही कितना कठिन है, ये भी ध्यान में आएगा। तो दोनों प्रकार के मॉडल्स हमारे सामने आएंगे। जो नहीं करना चाहिए वह भी सामने आएगा, जो करना चाहिए वह भी सामने आएगा, और दोनों के विचार के बाद आज क्या करना चाहिए हमको, ये भी ध्यान में आएगा। तो करणीय, इसका एक अकरणीय, और फिर आज की स्थिति में निश्चित रूप से करणीय। इसका एक उदाहरण ताई मैं लेना चाहूंगा। मैं तो कल शॉक्ड हो गया। हाँ पर ये मैं निवेदन यही करूंगा कि मतलब इसमें ठीक है, ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ही है। हाँ इतने अच्छे मानसिकता से शुरू हुई यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी हाँ बैंगलोर की, हाँ जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय इन विषयों पे हुई शुरू। मैं हैरान हो गया कल सुन के कि वहां पर नॉनवेज भी वो लोग सर्व करते हैं। शाबाश। तो मैंने पूछा ये कैसे संभव हो रहा है? बोले नहीं, अभी जब आपको एडमिशन सभी प्रकार के लोगों को देना है तो आकर्षण तो होना ही चाहिए, वरना एक ही प्रकार के बच्चे आएंगे। मैंने कहा ये क्या, ये मतलब ये क्या शिक्षा तरीका। संस्थान, हाँ वही हाँ शिक्षा हाँ संस्थान और सत्वगुण का तो हाँ डायरेक्ट रिश्ता है। हाँ हम हाँ नॉनवेज कैसे यूनिवर्सिटी में सर्व कर सकते हैं? वो भी जो इस विचार से शुरू हुई है कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और सनातन धर्म की सेवा में एक प्रकार से होगी। नॉनवेज समाज में रहा हमेशा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बहुत हाँ छोटी मात्रा में रहा और बहुत साल में थोड़े ही दिन लोग लेते थे, कुछ लोग लेते थे, कुछ समाज में जो रहने वाले, वो भी गाँव से बाहर हमेशा होता था, गाँव के अंदर नहीं होता था। तो ये के पर यूनिवर्सिटी जो कि शिक्षा संस्थान है, उसमें ये होना मेरे लिए तो बहुत एकदम अचंभित होने वाली बात रही। तो ये जिस इस प्रकार की एडजस्टमेंट्स, इस प्रकार की जो, ये क्लियरली दिखता है कि ये यूजीसी से जब हम लोग रजिस्टर हो हाँ जाएँगे और हाँ सेक्युलर तो और हाँ थोड़ा हाँ इसमें, ये तो 5 साल में डाइल्यूट होते-होते कहाँ तक पहुँचेगी उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। वही वही वही। इसलिए विचार शुद्धि, आचार शुद्धि, संकल्पना की शुद्धि बनाए रखना कितना चुनौती भरा काम है, ये भी हमारे ध्यान में आना चाहिए। इसलिए ऐसे मॉडल्स भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। और ऐसे मॉडल जिन्होंने, मैं तक्षशिला का उल्लेख इसलिए करती हूँ, 1100 वर्ष तक अपनी ज्ञान की शुद्धता, श्रेष्ठता बनाए रखना, ये कोई माने माने सामान्य विचार है, सामान्य काम नहीं है ये। बिल्कुल ताई। हम्म एक तरफ भिक्षा का सिद्धांत है, हाँ दूसरी तरफ आप स्टूडेंट्स पाने के लिए नॉनवेज के अपोज़, तो बिल्कुल मतलब 180 डिग्री डिफरेंट व्यू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्या ज्ञान का आकर्षण कम है, जिज्ञासा कम है, कि और दूसरे किसी बातों के आकर्षण को हमने प्रयोग साधन बनाना चाहिए? ये विचार ही वास्तव में प्रदूषित ज्ञान का उदाहरण है, जिसका रैपर तो बहुत चमकदार लगता है लेकिन अंदर वो कंटेमिनेटेड ही है। बिल्कुल ताई। ये विचार मुझे लग रहा है नॉनवेज से भी ज़्यादा खतरनाक है।
बिल्कुल सही बात। एक बार नॉनवेज खा भी लिया तो कम हानि होगी जितना इस विचार का स्वीकार हम करते हैं। भाई विश्वक्सेन जी, नूपुर जी और राजेंद्र जी तीनों बारी बारी से कुछ कहना चाहते हैं। कहो 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 कहो, हमने हाईजैक कर लिया क्या? नहीं नहीं, हाईजैक नहीं किए थे। अच्छा, बोलो बोलो। मेरा ये था कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में हम जब सोच रहे हैं शुरू कैसे होगा, ये होगा आचार्य कहाँ से आएंगे, हम्म तो कौन बनेगा आचार्य। हम्म इससे पहले वाला एक स्टेप हो सकता है क्या कि ये अनुसंधान और शोध केंद्र, हाँ हाँ और उसमें भाग लेने वाले जो लोग होंगे वही उसी में फिर कुछ लोग उसमें से आचार्य बन सकते हैं। तो उसका प्री प्री प्रीकर्सर या प्री स्टेप जो बोलेंगे हाँ कि ये पहले अनुसंधान और शोध केंद्र जो भारतीय शिक्षा को लेके, भारतीय दर्शन को लेके ये बने पहले, फिर वहां से ऑर्गेनिकली ये यूनिवर्सिटी होगा, ऐसे मुझे हाँ। मैंने लगता है ये। आप जो कहना चाहते हैं वो ये है कि विद्यापीठ तो बनेगा, उसमें अध्यापन कार्य के स्थान पर अध्ययन और अनुसंधान का काम पहले होना चाहिए, और उसमें से फिर कोई अध्यापन का काम शुरू करेंगे जब अध्ययन करने वाले और लोग, अथवा कहो कि सीधा सीधा आचार्य छात्र का हम बात करें तो छात्र आएंगे, तब ये विद्वत जन जो अनुसंधान कर रहे हैं वो अध्यापन कार्य में भी लगेंगे, तो दूसरी पीढ़ी तैयार होने लगेगी। ऐसे पहले विद्वान, फिर उन्होंने किया हुआ अध्ययन अनुसंधान, और फिर अध्यापन की योजना, और बाद में वास्तविक रूप में अध्यापन ये शुरू होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहले थोड़ा विकास और विस्तार का नियोजन करो, कुछ मात्रा में हम आगे क्या पढ़ाना है और कैसे अध्यापन होगा इसका मूल विचार करो, या हमारी समाज की आज की स्थिति में क्या करना आवश्यक है, जो आवश्यक है वो संभव कैसे बन सकता है, और फिर उसका कुछ मात्रा में विस्तार भी हो ताकि हमारा अध्यापन का सामर्थ्य और संभावना बढ़े, और फिर दूसरी पीढ़ी को भी साथ में जोड़ो। ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार का विकास और विस्तार हो, ऐसी संभावना हमारे संकल्पना पत्र में भी आए। हाँ, तो विश्वक्सेन के मुद्दे का ही मैंने थोड़ा विस्तार किया। जी नूपुर जी। जी ताई, प्रणाम ताई। इतना सब डिस्कशन सुन के ऐसे लग रहा था कि जब हम इसकी संकल्पना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर हमें अलग अलग मॉड्यूल्स लाइक अलग हर क्षेत्र में अपने गुरुकुल का विस्तार करना है, तो उस क्षेत्र के जो ज्ञानी हैं वो आए और सबसे पहले हमारे आचार्य अध्ययन योजना का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, जहाँ दे बिकम स्टूडेंट्स, और वो अभी आपने जो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है उसका अनुसंधान करते हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं अपने मतलब जो भारतीय शिक्षा मॉडल पे ऑलरेडी चल रहे, नॉट आज के मॉडल पे, तो उनको ऑलरेडी उस तरह का ज्ञान है, तो वो आए फिर हमारे विजन से, और हम जो एकदम डिटेलिंग में हमने जो एक्सपीरियंस किया है ये पांचों ग्रंथों को, उसको वो पहले अध्ययन करे एंड देन इसको आगे बढ़ाए, तो ये बहुत एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तीसरा जो मॉडल में कह रही थी सामने, वो है नैमिषारण्य का, कि पूर्ण समाज जब अनवस्था है तब उसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पुरोधा भी आचार्य ही हो सकते हैं, और उन्होंने स्वयं घोषित
स्वयं स्वीकृत, स्वयं प्रेरणा से स्वीकृत ऐसा दायित्व लिया और फिर अपने ही जैसा विचार करने वाले, कार्य करने वाले लोगों को साथ में जुड़ने के लिए आह्वान किया और एक सामूहिक विचार से, सामूहिक मंथन से समाज को सुव्यवस्थित बनाने की एक योजना, कार्य योजना तय हुई और फिर ये सारे आचार्य जो हैं वो जहां से आए थे वहां अपने अपने स्थान पर जाकर लोकमत परिष्कार का काम भी उन्होंने शुरू किया और उसी में से फिर वो जो खाद, पानी, सहयोग, परवरिश, वो सारी संभावनाएं निर्माण हो गई। लोक का ही आग्रह और स्वीकार बन गया। तो इन आचार्यों ने जो आवश्यक है उस स्वरूप का गुरुकुल शुरू किया या अपने ही गुरुकुल को इस रूप में परिवर्तित किया, रूपांतरित किया। ये तीसरा हमारा नैमिषारण्य का मॉडल भी है। मैंने एक तो हमारे गुरुकुल का मॉडल, एक हमारे तक्षशिला जैसे विद्यापीठों का मॉडल, एक हमारे कुटुंब का मॉडल, एक नैमिषारण्य का मॉडल और एक जो अवांछित है ऐसे तत्वों से बचने के लिए अन्य जो, जैसे आपने नाम दिया, लेकिन इस प्रकार के तो अनेक अनेक चलते होंगे जो शुभ इरादे से शुरू किए हैं परंतु रास्ते में ही कोई भटक गए या रास्ता बदल गया, उनको भी पता नहीं चला कि ये हो क्या गया। ऐसे शंकराचार्य के मठों का मॉडल और चाणक्य विद्यापीठ जैसे मॉडल, ऐसे सभी मॉडल्स का हमने थोड़ा परीक्षण भी करना चाहिए और फिर उसमें से चयन भी करना चाहिए। हाँ जी, और राजेंद्र जी। जी नमस्ते। हम्म 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 हम्म। तो दोनों बातें हैं, शुद्धि बनाए रखना, अशुद्धि दूर करना और फिर सामर्थ्य बढ़ाना, ये सभी बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें भी जब हम विचार करते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तब हमारी ऑर्गेनिक प्रक्रिया क्या होती है इसको ध्यान में लेना चाहिए कि किस प्रकार से एक से दूसरा, दूसरे से ऐसे खिलता जाता है। ये विकास की जो फूल के खिलने की प्रक्रिया है उस रूप में हम देख सके
तो हमारा चिंतन भी शुद्ध, परिष्कृत और समर्थ भी बनेगा। ये जो अंतस्तत्व का सामर्थ्य है उसको ज्यादा समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंतस्तत्व दिखता नहीं है, होता है तो लघु रूप ही होता है, कहीं एक कण जैसा, एक बिंदु जैसा ही होता है, परंतु उसमें सामर्थ्य बहुत होता है और बड़े बड़े भवन और बड़ी संख्या, अभी जो राजेंद्र जी ने कहा, और बड़ी प्रसार की योजना और अनेक लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास, ये सब प्रभावित एकदम कर देता है। लेकिन वास्तव में वो आभासी माध्यम जैसा ही होता है कि आप पहुंच आपके बहुत है ऐसा लगता है, परंतु वास्तव में प्रभाव उसका होता नहीं है। इस आकर्षण से बचना भी बड़ा बड़ा चुनौती वाला काम है। तो मुझे लगता है समय होने को आया है या हो गया है? कितना समय? एक मधुसूदन जी ने भी हाथ उठाया था। जी ताई, हाँ, ये मधुसूदन मेरा एक जी। निवेदन है, क्या हम ये हाँ 45 मिनट की बैठक रख सकते हैं क्या 7:15, क्योंकि हाँ मेरी कक्षा हाँ रहती है सुबह हाँ 7:15 पे। हाँ हाँ हाँ, तो अभी अभी क्या समय हुआ? अभी 7:30 होने को आ रहा है। अरे हाँ, तो अगली बैठक हम 7:15 बजे तक ही रखेंगे। अभी क्या मधुसूदन जी कहना चाहते हैं क्या? ताई, मेरा एक प्रश्न था, उस पर बात हो सकती है, अभी विचार तो नहीं क्योंकि समय की हाँ मर्यादा भी है। हाँ अ, हाँ विद्यापीठ, पुनरुत्थान विद्यापीठ और राम विद्यापीठ, हम्म। इसमें अंतर क्या है? एक हम ही शब्द में कहे तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर हमें राम विद्यापीठ पर विचार करके या पुनरुत्थान विद्यापीठ पर विचार करना है, और हम जो अभी जो चर्चा की है हमने, वो पुनरुत्थान विद्यापीठ की कल्पना से या पुनरुत्थान विद्यापीठ जो कार्य कर रहा है उससे इतर है या उससे अलग है, मुझे कहीं लगा ही नहीं। हाँ नहीं है ना अलग, में तो एक शब्द में कहा। नहीं तो हम लोग मैंने अभी ये भी कहा कि ये तो हमारा अध्ययन ही हो रहा है, और वो भी श्वेत केतु, भृगु और याज्ञवल्क्य गट का अध्ययन हो रहा है। तो हमारे अध्ययन को हमने इस रूप में देखना चाहिए, और जो आउटकम है, उसका परिणाम है, वह राम विद्यापीठ के रूप में होगा। वह पुनरुत्थान विद्यापीठ का ही काल सुसंगत, परिस्थिति सुसंगत ऐसा रूपांतरित नाम है। इस रूप में भी आप देख सकते हैं। जी ठीक। अवतार भी तो आत्मा होते और हैं, परमात्मा का अवतारों के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम अभी आज पूर्ण करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। आगे हम त्रयोदशी को मिलेंगे 6:30 से 7:15 बजे तक। स्ट्रिक्टली हम शुरू करने का समय जैसे निर्धारित होता है, पूर्ण करने का समय भी निर्धारित होना ही चाहिए, और उसका पालन भी हमको करना चाहिए। समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम नमस्ते। राम राम। नमः शिवाय। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। नमस्ते। ठीक है, नहीं ठीक।